हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। आज हम जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ का सेकंड लेक्चर करने। ठीक है, इसमें हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और जो भी आगे के टॉपिक्स है उसे कवर करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और आप बहुत ईजिली इसको देख सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इसमें कोई भी बाहर से कोई भी पॉइंट नहीं है, बस एनसीईआरटी को ही फॉलो किया गया है। और जो जो मेन पॉइंट्स हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, ये सारे शॉर्ट नोट्स में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है? सब लोगों ने सुना होगा इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम सुना होगा ना, कि अगर किसी को फीवर आ गया या फिर किसी को वायरस से रिलेटेड जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, हमने कल ही पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हमारी अंदर की जो होता है इम्यून पावर, ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो पैथोजन से लड़ती है। जब पैथोजन से लड़ती है, उसको हरा देती है, तो हमारी इम्यूनिटी उसको ख़त्म कर देती है, उस बीमारी को। तो यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के कितने टाइप हैं और क्या क्या हैं, सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी, ये एबिलिटी होता है किसका? टू इम्यून सिस्टम, ठीक है, टू फाइट द पैथोजन। इट इज़ टू टाइप, इनिशिएट एंड एक्वायर। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है? इसके पास एबिलिटी होती है इम्यून सिस्टम के पास। हमारे जैसे हमारे सिस्टम में क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे हमारा इम्यून भी एक सिस्टम है पूरी तरीके से, कैसे फंक्शन करता है। तो उसमें क्या होता है, उसके पास एबिलिटी होती है कि फाइट कर सके किससे? पैथोजन से, जो डिसीज़ कॉजिंग एजेंट है, जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उससे लड़ सके। उसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। दो टाइप की इम्यूनिटी बताई गई है, इनिशिएट और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। इनिशिएट इम्यूनिटी क्या होती है? इनबॉर्न इम्यूनिटी, मतलब कि जन्म से ही, जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसके अंदर कोई अगर इम्यूनिटी है, ठीक है, बर्थ से ही, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनिशिएट इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ठीक है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये बर्थ के दौरान मिलता है बच्चे को। इट इज़ फोर टाइप ऑफ बैरियर, इसके पास चार तरीके के बैरियर्स होते हैं। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है सेलुलर बैरियर, चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, ये जो इनिशिएट इम्यूनिटी होती है ये इनबॉर्न होती है, मतलब कि आपको जन्म से मिलेगी ये। ठीक है, आप इसको अभी अपने लाइफ स्टाइल में इसको एक्वायर्ड नहीं करेंगे। ये इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है और ये जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक काम के लिए नहीं होती, ये नॉन स्पेसिफिक होती है और प्रेजेंट होता है टाइम ऑफ बर्थ से ही। चार तरीके के होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। इसके चार बैरियर होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। एग्जाम्पल जैसे स्किन दिया है, म्यूकस कोटिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक। ठीक है, म्यूकस जो होता है ट्रैप करता है माइक्रोब से। फिजिकल में क्या होता है कि जो हमारी स्किन है, स्किन ये भी एक बैरियर का काम करती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं। बैक्टीरिया वायरस क्या हमें नेक आँखों से दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा स्किन भी एक तरह का बैरियर प्रोवाइड करता है। तो वो क्या होता है? फिजिकल बैरियर होता है, ताकि वो रोक सके किसी ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में एंटर करने के लिए स्किन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है म्यूकस कोटिंग। जैसे म्यूकस रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है? म्यूकस कोटिंग हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया गया है। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक का मतलब होता है कि यूरिन वाला पार्ट में जिसमें स्क्रिटरी वाला प्रोडक्ट निकलता हो, और जेनाइटल का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात की गई है। यहाँ पे भी म्यूकस रिलीज होते हैं, इसलिए होते हैं कि वो म्यूकस क्या कर सकते हैं? ट्रैप कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को। ठीक है, सेकंड चलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर पे। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द माइक्रोबल ग्रोथ, वो रोकते हैं माइक्रोब ग्रोथ करने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया गया है गैस्ट्रिक HCl हो गया, सलाइवा, टीयर्स। जैसे हमारे माउथ में क्या होता है, कुछ टाइम बाद अगर हम बोलते हैं या फिर कुछ खाते हैं, हमारे सलाइवा रिलीज होता है। वो इसलिए होता है, उसका डाइजेस्टिव फंक्शन भी है। दूसरा ये है कि वो फिजियोलॉजिकल बैरियर भी हमको प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ में ग्रो कर रहे हैं तो उसको ख़त्म कर सकें। जैसे कि एसिड होता है ना पेट में, तो उसका डाइजेशन के साथ भी काम होता है। दूसरा कि जो भी माइक्रो, जैसे हम खाते समय कुछ भी ऐसा कुछ ना खा लिए हो जो कि अनहाइजीनिक हो, जिसमें पहले से कोई पैथोजन प्रेजेंट है, तो हमारा जो पेट में जो HCl रिलीज होता है वो डाइजेशन तो हेल्प करता है डाइजेशन में, लेकिन साथ साथ वो क्या करता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर भी प्रोवाइड करता है, ताकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ चुके हैं तो उसको प्रिवेंट कर दे, उसके ग्रोथ को, उसको मार दे वहीं पे। ठीक है, जो आंखों में आंसू हैं वो भी क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर को ही मतलब
प्रिवेंट करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ कराने में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तीसरा है सेलुलर बैरियर। ये सेलुलर बैरियर क्या होता है? सेल से रिलेटेड कोई बैरियर है। बैरियर का मतलब रोक होता है, ठीक है, ये रोकते हैं। जैसे ये देखिए फिजिकल, मतलब कि बाहर के जितने भी आउटर स्किन हो गया है या फिर हमारे म्यूकस जो रिलीज होते हैं ये फिजिकल हो गए। फिजियोलॉजिकल में क्या होगा? जैसे कि सलाइवा इन माउथ हो गया, टीयर्स इन आई हो गया, ठीक है। स्टोमच में क्या होगा? एससीएल निकलेगा। तो ये क्या होंगे? ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होंगे इनसाइड द बॉडी। बॉडी से कोई लिक्विड या निकल रहा है तो। सेलुलर बैरियर में बात करते हैं फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का मतलब ऐसे सेल जो किसी भी पैथोजन को निगल जाते, इनगल्फ कर लेते, खा लेते हैं उसको। जैसे कि एग्जांपल दिया है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कौन सा? वो भी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पीएमएनएल, ठीक है, और न्यूट्रोफिल, ठीक, मोनोसाइट्स होते हैं, एंड नेचुरल किलर जो लिम्फोसाइट होते हैं, एंड माइक्रोफेज ईटीसी, ठीक है। जो फैगोसाइट जो सेलुलर बैरियर क्या होते हैं? जो हमारे सेल भी होते हैं वो बैरियर का काम प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि ये कोई सेल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो ये सेल क्या करेगा? यहाँ पे धीरे धीरे जाएगा, अपना शेप चेंज करते करते क्या करेगा? फिर ऐसे मतलब आगे बढ़ता रहेगा और फिर इसको जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने बॉडी में इसको ले लेगा, इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है फैगोसाइट्स का डब्ल्यूबीसी, जैसे एग्जाम्पल है पीएमएनएल का। यहाँ पे दिया है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो का मतलब क्या है कि जैसे कि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके पास एक शेप नहीं होता, बहुत सारी शेप होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा तो वो अपना वो शेप बदलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, फिर इसको क्या करेगा? अपने बॉडी के अंदर इनटेक कर जाएगा, खा लेगा, मार देगा इसको। तो इसीलिए लिखा गया है पीएमएनएल का फुल फॉर्म पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है कि इस न्यूक्लियस के पास एक नहीं, इस सेल के पास एक नहीं, बहुत तरीके के, मतलब वो अपना स्ट्रक्चर बदल सकता है, ठीक है, शेप को। न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है, मोनोसाइट्स हो गए, और नेचुरल किलर की बात की जाए तो उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर, ठीक है। और माइक्रोफेज, ये माइक्रोफेज जो होते हैं ये टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं हमारे। अब आगे चलते हैं चौथा, जो कि है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर क्या होते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट ए साइटोकाइन प्रोटीन, इसे कहते हैं इंटरफेरॉन। इट प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन। क्या होता है कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कोई सेल है लेकिन इस पर वायरस का अटैक हो गया है, इसके अंदर क्या है? वायरस है, ठीक है। वायरस की प्रोजेनी हो गई, ढेर सारे अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो ये कुछ सिक्रीट करेगा, कुछ जैसे लिक्विड, ठीक है, ये कुछ प्रोटीन सिक्रीट करेगा जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं अपने चारों तरफ, ताकि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं, जो अभी नॉर्मल सेल हैं जिनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है वायरस का, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, किससे? वायरस से, ठीक है। इनके ऊपर मान लीजिए कोटिंग हो जाएगी कि ये जो इन्फेक्टेड सेल ही होते हैं वायरस से, ये याद रखिए, वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, बैक्टीरिया से नहीं, ना प्रोटोजोन से, ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं साइटोकाइनिन प्रोटीन जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन की। उसके जो अगल बगल में नॉर्मल सेल होंगे जो कि इन्फेक्टेड नहीं होंगे वायरस से, उनको हेल्प करेगा कि ताकि उस पर वायरल इन्फेक्शन ना हो पाए, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ वायरल इन्फेक्टेड सेल होते हैं। चारों तरीके के बैरियर पढ़नी है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक। अब चलते हैं आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बोलते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ये हम अपने लाइफ स्टाइल में ऐसी इम्यूनिटी को गेन करते हैं, ठीक है। ये जन्म से नहीं होता है, जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आप कुछ इम्यूनिटी अपने बॉडी में खुद डेवलप होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। ये मतलब लाइफ स्टाइल में इसको गेन किया जाता है, इसीलिए कहते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं इसको। इट इज़ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये पैथोजन को स्पेसिफिक रहता है कि इस पैथोजन के लिए ये इम्यूनिटी निकलेगा। तो ये क्या होगा? पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगा, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम, जीवन के अंतराल, ये इम्यूनिटी डेवलप होगा। सेकेंड क्या है? इट इज़ द कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी, ये कैरेक्टराइज होता है मेमोरी के द्वारा। जैसे क्या होता है कि कोई ह्यूमन है, उसके अंदर कोई पैथोजन एंटर कर गया, उसके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी, उस समय तो वो बीमार हो जाएगा, पैथोजन से लड़ नहीं पाएगा इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो क्या होगा? जब नेक्स्ट टाइम पैथोजन वही वाला सेम पैथोजन अटैक करेगा उसको, मीन्स, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो बॉडी है उसके अंदर अपने आप को ही वो याद कर लेगा
अपने आप में मतलब एंटीबॉडी बना लेगा उस पैथोजन के अगेंस्ट, ताकि उसको मार सके। उसके अंदर मेमोरी छोड़ जाएगा। जो पहला वाला अटैक होगा पैथोजन का, तो हमारा इम्यून सिस्टम बस उसे रिकॉग्नाइज करेगा, उससे ज़्यादा लड़ नहीं पाएगा। लेकिन सेकेंड टाइम जब वही सेम पैथोजन आके इंटर करेगा बॉडी में, तो बॉडी पहले से ही तैयार रहेगा उससे लड़ने के लिए। तो ये मेमोरी बेस्ड होता है कि किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बॉडी जो है अपनी इम्यूनिटी डेवलप की रहती है। स्पेसिफिक होता है कि किस पैथोजन के लिए कैसी इम्यूनिटी होगी, वो बॉडी स्पेसिफिकली इसको डेवलप की रहती है। ठीक है, जैसे दिया है ये मेमोरी बेस्ड होते हैं। ठीक, ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ द पैथोजन द बॉडी प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पॉन्स इज लो इंटेंसिटी। ठीक है, मैंने पहले बताया कि जब पहली बार पैथोजन इंटर करेगा बॉडी में, तो क्या होगा, बॉडी को तो पता नहीं होगा, लेकिन वो मेमोरी, उसके पास मेमोरी कुछ छोड़ के जाएगा उस पैथोजन के लिए। वो क्या होगा, हमारी बॉडी बहुत ही लो इंटेंसिटी, बहुत कम रिस्पॉन्स कर पाएगी उस पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, इम्यूनिटी बहुत कम डेवलप कर पाएगी। लेकिन क्या होगा, सेकेंड इनकाउंटर ऑफ द सेम पैथोजन कॉजेज द सेकेंडरी या फिर बोलते हैं एनामेस्टिक रिस्पॉन्स इन हाई इंटेंसिटी। जब वो सेकेंड टाइम वही सेम पैथोजन आएगा, सेम ही पैथोजन आएगा, तो हमारी बॉडी क्या होगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप करेगी, उसकी हाई इंटेंसिटी होगी। जैसे पहली बार इंटर किया तो बॉडी पहले समझेगी कौन सा पैथोजन है, उसके लिए कौन सी इम्यूनिटी होगी। ठीक है, वो ज़्यादा उससे लड़ नहीं पाएगी, उसकी इंटेंसिटी जो होगी बॉडी की इम्यूनिटी की बहुत ही स्लो होगी। ठीक है, और बहुत ही लो इंटेंसिटी होगी उसकी। लेकिन वही सेकेंड टाइम जब पैथोजन आएगा तो बॉडी पहले से डिटेक्ट कर लेगी कि कौन सा पैथोजन है। ठीक है, उसके लिए बहुत स्पेसिफिकली वो इम्यूनिटी अपना डेवलप करेगी और सेकेंड टाइम में वो बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ उसे ख़त्म कर देगी। तो उसके लिए ये मेमोरी बेस्ड प्रोसेस है। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए देखा क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज कैरी आउट विथ बी लिम्फोसाइट, जिसे बी सेल बोलते हैं, या टी लिम्फोसाइट टी सेल बोलते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से हो रहा है, बी लिम्फोसाइट की वजह से हो रहा है, टी लिम्फोसाइट। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, टी लिम्फोसाइट दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, लेकिन बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनते भी हैं और मैच्योर भी होते हैं। लिम्फोसाइट ऑर्गन है दोनों। ठीक है, वहीं पे बनते हैं बोन मैरो। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है बोन मैरो में बना, लेकिन थाइमस में क्या होगा, ये मैच्योर्ड होगा। तो जो बोन मैरो हो गए, थाइमस हो गए, ये क्या है, हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जहाँ से इनको बी लिम्फोसाइट सेल या टी लिम्फोसाइट सेल बनते हैं और मैच्योर होते हुए मिलते हैं। तो ये जो बी लिम्फोसाइट सेल होंगे, टी लिम्फोसाइट सेल होंगे, ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इसी की वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल के बारे में। बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। दीज आर द प्रोटीन टू फाइट द पैथोजन। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करते हैं, पैथोजन को मारते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम में क्या होता है, इम्यूनिटी में, कि कोई पैथोजन है या फिर एंटीजन आउटसाइड द बॉडी, फॉरेन पार्टिकल उसको बोल सकते हैं एंटीजन को, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी, ताकि उसको ख़त्म कर सके। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट सेल होती है वही केवल प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट वाले। ठीक है, कि ताकि वो फाइट कर सके पैथोजन से। टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट ना एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी का कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है ये। ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये साइट और ये साइट। ठीक है, एंटीबॉडी कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से और इस तरीके से बस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर कार्टून दिया गया है, ये तरीके के रहेगा, जैसे ये और ये। इधर वाला क्या होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, कि कोई भी एंटीजन आ रहा है, कोई पैथोजन आ रहा है बाहर से, यहीं पे बाइंड कर जाएगा एंटीबॉडी में। ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या होगा, ये जो होंगे ये लाइट चेन होंगे। ठीक है, और ये पूरा इतना हैवी चेन होगा। ठीक है, एंटीबॉडी का ये लाइट चेन हो गया है। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 लाइट चेन देखने को मिलेंगे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में, और 2 हैवी चेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनके बीच में देखिए कुछ बॉन्ड प्रेजेंट है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये एन टर्मिनल है और ये वाला जो है सी टर्मिनल है। ये एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे कि आरबीसी है ना, आरबीसी के सरफेस पे ही क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो यही है एंटीजन, यहाँ पे बाइंडिंग साइट हो गया, और ये एंटीजन ये दूसरा बाइंडिंग साइट हो गया। ठीक है, ये एन टर्मिनल हो गया, ये जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और नीचे वाला जो टर्मिनल है सी टर्मिनल है। ठीक है, इसमें 2 लाइट चेन होंगे और 2 हैवी चेन होंगे, और इनके बीच में जो लिंकेज है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का लिंकेज है। ठीक है,
कुछ लिखा है यहाँ पे इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, क्या है, एन एंटीबॉडी है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, ठीक है। एक चेन हो गया, 2 चेन, ये तीसरा है, चौथा, ठीक है। ये 4 देखिए, एक चेन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। 2 लाइट चेन होगा और 2 हैवी चेन होगा। यहाँ पे 2 लाइट चेन हमको दिख रहे हैं और 2 हैवी चेन दिख रहे हैं। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं H2L2, 2 लाइट 2 हैवी चेन, ठीक है। 2 हैवी चेन हो गया, 2 लाइट चेन होंगे, इस तरीके से। जैसे टाइप ऑफ एंटीबॉडी, जैसे कुछ टाइप दिए एंटीबॉडी के, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। ये अलग अलग एंटीबॉडी हैं जो अलग अलग मतलब पैथोजन को ख़त्म करके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे IgA जो होता है ये कोलेस्ट्रॉम में पाया जाता है। जब ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती हैं अपने न्यू बॉर्न को जब दूध पिलाती हैं, ठीक है, तो उनमें IgA पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉम येलो कलर का जो मिल्क आता है उस समय, तो उसमें ये IgA पाया जाता है, ताकि जो न्यू बॉर्न है उसको वो एंटीबॉडी दे, ताकि कोई भी अगर उसको मतलब किसी तरीके का पैथोजन का अगर अटैक है तो ख़त्म कर दें, ठीक है। IgE जो होता है एलर्जी के लिए होता है, कि अगर एलर्जी है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी अपने आप को मतलब एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, IgE, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ, कुछ टाइप्स दिए गए हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, AMI, ठीक है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हो गया और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज़ द इम्यून सिस्टम मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी, एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जिसमें एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी आर फाउंड इन दी ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ये एंटीबॉडी हमारी कहाँ पर पाई जाती हैं, ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती हैं, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। जो हमारी एंटीबॉडी होती है, जैसे कि हमारा ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, कुछ सेल पाए जाते हैं, ठीक है, फॉर्म से, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट हो गए। और लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में ही, ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें ही क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, ठीक। सो इसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल का मतलब क्या होता है कि ब्लड में है, तो इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला गया है। इट इज़ अ इम्यून मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा सेल आता है, इसमें B सेल्स आते हैं, मीन्स B लिम्फोसाइट आते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब बात चलते हैं सेल मीडिएटेड, ठीक है, रिस्पॉन्स में सेकंड है और इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, ठीक है। इट इज़ द इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय T लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। ये इम्यून रिस्पॉन्स किसके द्वारा हो रहा है, T लिम्फोसाइट सेल के द्वारा हो रहा है। द बॉडी कैन डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, ठीक है। द CMI कॉजेज द ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखो इसमें ये दिया गया है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जिनका ऑर्गन खराब हो जाता है, ठीक है, मेन ऑर्गन, जैसे कि मान लीजिए किडनी खराब हो गया या फिर मतलब हार्ट खराब हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है। तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या होता है कि पहले आपको ब्लड मैच कराना पड़ता है उस आदमी का जिसका चेंज करना है, दूसरा उसका टिश्यू मैच कराना पड़ता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप भी मैच होना चाहिए, दूसरा टिश्यू मैच कराना चाहिए, जिससे क्या होता है ये दोनों अगर मैच करके तभी आप ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ मान लीजिए बॉडी क्या होता है कि उसको मतलब वो जो ग्राफ्ट किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया है, उसको मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर रहा है, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्स करती है, T लिम्फोसाइट, ठीक है। इसी के थ्रू हमको पता चलता है कि वो बॉडी ने एक्सेप्ट किया है उस ट्रांसप्लांट को कि नहीं किया है, ठीक। यहाँ पे लिखा है द बॉडी कैन डिफ्रेंशिएट, बॉडी हमारा डिफ्रेंशिएट करता है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल, कि हमारे खुद का बॉडी का सेल है या बाहर से सेल आया, क्योंकि किडनी हो गया या फिर हार्ट हो गया तो वो तो सेल का बना हुआ है ना, टिश्यू का बना हुआ ऑर्गन, तो उसको मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए ये CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही हेल्प करता है, ठीक। टिश्यू मैचिंग होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए, आर इसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी क्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का ट्रांसप्लांट हो रहा है बॉडी में तो आपको पहले ही क्या करना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच करा लेना चाहिए, उसके बाद आपको टिश्यू मैच करा देना चाहिए अच्छे से, तभी आप उसको ट्रांसप्लांट कराएं, नहीं तो नहीं कराना चाहिए। बाद में बॉडी क्या करती है, रिजेक्ट करने लगती है, उसका इम्यून डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ। आफ्टर दिस द पेशेंट शुड बी टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर इम्यूनोसप्रेसेंट उसे लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जो भी
टिश्यू मैचिंग हुई है या ब्लड मैचिंग हुई है, किसके लिए हुई है? ट्रांसप्लांट के लिए हुई है। ये ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद क्या होगा, उसकी बॉडी इम्यून सप्रेसेंट लेगा कि ताकि उसकी बॉडी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए है उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी ना बनाए, तो इम्यून सप्रेसेंट लेगा, ठीक है, ताकि एकदम मेंटेन करके रखे रहें, ठीक है, ताकि ये ना रिजेक्शन शो कराए कि ये जो सेल है या फिर ये जो मतलब ग्राफ्ट हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बॉडी का नहीं है, ठीक। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है बेसिक, ठीक है। दो टाइप के इम्यूनिटी प्रेजेंट होते हैं। पहला एक्टिव इम्यूनिटी होगा, दूसरा क्या होगा? बेसिक। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा? इट इज़ द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, ठीक है। एग्जाम्पल लिविंग और डेड माइक्रोब और द अदर प्रोटीन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि ऐसी इम्यूनिटी होती है जो एंटीबॉडी क्या होता है, होस्ट के बॉडी में पहले से ही बन जाता है, ठीक है। व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब हम होस्ट को एक्सपोज करते हैं एंटीजन के पास, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस होता है बहुत ही, जैसे कि कोई पैथोजन इंटर किया तो अगर हम उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स दिखा रहे तो एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। वो जो हमारी बॉडी खुद अपने से ही मतलब इम्यूनिटी तैयार करके रखती है उस मतलब पैथोजन के लिए या फिर एंटीजन के लिए, उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि बॉडी को भी तो रिकॉग्नाइज करने को लगेगा। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि जब पहली बार कोई पैथोजन एंटर करता है बॉडी में तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, कुछ मेमोरी वहाँ पे छोड़ती है, उसके लिए वो स्लो इंटेंसिटी रहता है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में। लेकिन अगर सेम पैथोजन फिर एंटर करेगा बॉडी में तो बॉडी पहले से ही वो मेमोरी रख सकी है अपने मतलब अपने हमारे बॉडी में पहले से मेमोरी है वो, और वो पहले से ही एंटीबॉडी तैयार करके रख चुकी है ताकि वो दूसरी बार जब वो सेम पैथोजन आए तो उसको ख़त्म कर दे। वो हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स रहता है बॉडी का, ठीक है। दो टाइप का होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होता है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है दो टाइप का हो, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगा, दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होगा। चलिए पढ़ते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। इट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स, ठीक है। ये नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है माइक्रोब्स के द्वारा, किसी भी पैथोजन के द्वारा, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा? इट इज़ डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग द माइक्रोब डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह कुछ दिए जाते हैं ना कभी कभी इम्यूनिटी प्रोवाइड, जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 जब आया था तो इंजेक्शन सरकार ने कहा सबको 2-2 इंजेक्शन लगवाने हैं कोविड-19 की, तो इसलिए था ना, सबको तो कोविड हुआ नहीं था उस टाइम, इम्यूनिटी इसीलिए दिया जा रहा था ताकि वो जो इंजेक्शन था ना वो किस चीज़ का, उसमें वो कोविड के ही मतलब पैथोजन थे उनको मतलब हीट किल कर दिया गया, अधमरा कर दिया गया था, ताकि फिर वो बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए। और जब हमारे बॉडी में गया तो कुछ लोगों को देखो इंजेक्शन के बाद कुछ लोगों को सुनने को मिला कि फ़ीवर हो रहा है, कुछ दिनों तक उनकी बॉडी में जैसे लग रहा था कि मतलब जान ही नहीं, एनर्जी ही नहीं है। तो ये इसलिए था क्योंकि वो जो हो मतलब बॉडी में ही वही जो ऑर्गेनिज्म है जो कोविड का मतलब आरएनए था या फिर जो भी वो ऑर्गेनिज्म है उसको अंदर छोड़ दिया गया ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट अपना इम्यूनिटी डेवलप कर ले, अपना एंटीबॉडी बना ले। तो इसीलिए कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी यही है कि ये डेवलप किया जाता है, उसे इंजेक्ट किया जाता है हमारे बॉडी में, इंजेक्शन के थ्रू माइक्रोब्स को मार के। वो जो माइक्रोब है पैथोजन उसको आधा मार के, पूरा नहीं मारते, अगर हम नॉर्मल ही कर दें तो हम तो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको आधा मारा जाता है ताकि हमारी बॉडी में जब जाए तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करे, एंटीबॉडी बना ले कि जब नेक्स्ट टाइम यही पैथोजन आए, अगर हमको सच में कोविड हो जाए इंजेक्शन के बाद, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना ले, अपनी इम्यूनिटी बना ले और उसको ख़त्म कर दे। इसीलिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर ये सराउंडिंग में ये बीमारी चल रही है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं कि उसका उसी ऑर्गेनिज्म उसी पैथोजन को आधा मार देते हैं, हीट किल कर देते हैं और फिर बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, ताकि अगर सच में वही ऑर्गेनिज्म वही पैथोजन फिर से अटैक करे हमारी बॉडी को, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में, ठीक है, तो हमारी बॉडी पहले से जब एंटीबॉडी बनाई रहेगी तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो खुद ही मार देगा हमारी बॉडी उस ऑर्गेनिज्म को, उस पैथोजन को, तो हमें बीमारी नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने एक्टिव पढ़ा, अब पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। हियर रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी में ये हो रहा था कि अगर कोई भी एंटीजन आ रहा है हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी क्या और इम्यूनिटी खुद ही बना के उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रही है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमको रेडीमेड एंटीबॉडी पहले से दे दी जाती है हमारी बॉडी में, जैसे कोई बीमारी हुई हमें इंजेक्शन लगा दिया गया,
तो हमारा जो इम्यूनिटी है पैसिवली दे दिया गया है, तो वो जो हमारे बॉडी में जो एंटीजन है या फिर पैथोजन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पैसिवली हमारा बॉडी यहाँ पे कोई रोल नहीं कर रहा है, हमें बाहर से दे दिया जा रहा है। हमारे बॉडी में अगर कोई भी एंटीजन या फिर पैथोजन मतलब चला गया है, बीमारी कॉज कर रहा है, तो उसको हमें रेडीमेड एंटीबॉडी बना के इंजेक्शन के थ्रू दे दिया गया है। ठीक है, हमारी बॉडी यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले कर रही है। ये भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे कि एंटीबॉडी आईजीजी फ्रॉम मदर, ये हमने पढ़ा है कि बहुत सारे एंटीबॉडी हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दिया गया है एंटीबॉडी आईजीजी फ्रॉम मदर, कहाँ जाता है, प्लासेंटा टू फीटस। ये भी आप सोच सकते हैं कि अगर मदर है, उसके जो वोम में बच्चा है, प्लासेंटा में बच्चा है, तो उसको भी इम्यूनिटी चाहिए ना, तो वो जो उसको इम्यूनिटी कहाँ से मिल रही है। ठीक है, उसको इम्यूनिटी मिल रहा है एंटीबॉडी आईजीजी जो होता है मदर के प्लासेंटा से फीटस के पास जा रहा है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मतलब फीमेल है, फीमेल का जैसे वोम है, ठीक है, उसमें ये प्लासेंटा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीटस डेवलप कर रहा है, तो ये फीटस है, मान लीजिए इसको भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो इसको भी एंटीबॉडी चाहिए ना, तो ये प्लासेंटा कनेक्ट होता है इस तरीके से फीटस से। ठीक है, यूमेरिकल कॉर्ड कहते हैं इसे। ठीक है, नाड़ी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये प्लासेंटा है फीमेल का, यहाँ से क्या होता है, आईजीजी करके एंटीबॉडी होता है, ये यहाँ से निकलता है और फीटस तक जाता है, तो ये एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है इसको, फीटस को। ठीक है, कि अगर उसको कोई दिक्कत है तो एंटीबॉडी जो होता है आईजीजी फ्रॉम मदर से कहाँ जाएगा, प्लासेंटा के थ्रू किससे, फीटस के पास जाएगा। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरली मिल रहा है। पैसिव तो है ही ये, क्योंकि ये फीटस तो खुद बना नहीं रहा है, उसके अंदर ये एंटीबॉडी डेवलप है नहीं, उसको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, ये पैसिव है पहली चीज़। और नेचुरल है क्योंकि वो कहीं से उसको इंजेक्शन के थ्रू या किसी के थ्रू नहीं मिल रहा है, वो जिस सोर्स से अटैच्ड है, जहाँ पे वो है, उसकी मतलब उसे बॉडी से मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि एंटीबॉडी आईजीए इन कोलेस्ट्रम इन इन्फेंट्स, जैसे कि जब बच्चे पैदा होते हैं, जब अपने माँ का दूध पीते हैं, तो उसमें जो मिल्क फीडिंग मदर होती है, तो उनके जो मिल्क में क्या होता है कि येलो कलर का लिक्विड फ्लूइड आता है, तो वो कोलेस्ट्रम होता है। आईजीए वो एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है इन्फेंट्स को। ठीक है, जो नए बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें वो हेल्प करता है, एंटीबॉडी वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि आर्टिफिशियली आपको बाहर से दिया जाएगा, पैसिव का मतलब आपकी बॉडीज में कोई भी इम्यूनिटी का रोल नहीं प्ले कर रही है। जैसे कि एंटी टेटनस सीरम, जैसे कि उंगली में चोट लग गई, ठीक है, मान लीजिए किसी लोहे से उंगली में चोट लगी, तुरंत क्या करते हैं, टेटनस का इंजेक्शन देते हैं। ये क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, ताकि जो बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए बॉडी में। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि स्नैक बाइट हो जाता है, अगर सांप किसी को काट लेता है तो उसको भी इंजेक्शन देते हैं, वो भी क्या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, हमारी बॉडी तो रिस्पॉन्स करेगी नहीं कि अगर सांप काटा है तो एंटीबॉडी बने, नहीं, इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि आर्टिफिशियली क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं ताकि उस इंसान को बचा लिया जाए, तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है। पैसिव का मतलब वो बॉडी खुद नहीं बना रही है, कहीं बाहर से ये इम्यूनिटी मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जो वैक्सीन वगैरह दी जाती है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, दिस इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी, ये मेमोरी पे बेस्ड होता है इम्यून सिस्टम। सीधी सी बात है कि मेमोरी पे ही बेस्ड होता है, तभी तो रिकॉग्नाइज कर पाएगा ना पैथोजन को कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा, तो ये मेमोरी बेस्ड होता है। टू टाइप के होते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा, पैसिव होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक्टिव के बारे में। ठीक, इन दिस द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, यहाँ पे प्रिपरेशन की जाती है वैक्सीन की, दवा की। ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन और इनएक्टिवेटेड पैथोजन, मैंने पहले ही बोला कि जो वैक्सीन दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है किसी भी बीमारी के, मतलब कोई बीमारी निकली तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, वैक्सीन बनती है। तो वैक्सीन में क्या होता है कि वो वही पैथोजन होता है, जो वही एंटीजन होता है, बस उसको क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसके सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसको हीट किल, उसको अधमरा कर देते हैं कि उसमें अंदर मान लीजिए उसका जो सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, बस वो जिंदा है कहने के लिए। ठीक है, is introduced into the body, it result in development of antibody। ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में यही होता है कि वैक्सीन दिया जाता है, और वैक्सीन में क्या होता है कि वही पैथोजन होगा, वही एंटीजन होगा, उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, और वही उसको इंजेक्शन के थ्रू इंसानों को, मतलब किसी भी इंसान को दे दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन, जब एक्चुअल इन्फेक्शन हो,
द एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द एंटीजन। जैसे मैंने कहा कि कोविड वाले टाइम में क्या था, सबको तो कोविड नहीं हुआ था ना, मोस्ट ऑफ द लोगों को हुआ था, लेकिन कुछ लोग तो बचे हुए थे ना उस समय। तो क्या हुआ, मतलब ये सर्च किया गया कि क्यों, कैसे हो रहा है। पता चला कि आरएनए की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है, और उसका जो मतलब जीन है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है, आरएनए है। ठीक है, ये था। तो मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सबको इंजेक्शन लगाना है। ये इंजेक्शन क्या है, ये हमारे इंजेक्शन क्या है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन क्या है, वैक्सीनाइजेशन है ये। ठीक है, ताकि वो जो पैथोजन है, जो वायरस है, वो उसको हीट किल कर दिया कि उसको आधा मार दिया गया और हमारे बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू दे दिया गया, ताकि फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करे, एंटीबॉडी मतलब बनाना शुरू कर दे। और जब रियल में, सच में अगर कोविड, सच में अगर वो कोविड का वायरस हमें अटैक करे या वो पैथोजन हमें अटैक करे, तो हमारी बॉडी पहले से ही वो इम्यूनिटी मतलब डेवलप कर चुकी है, वो एंटीबॉडी डेवलप कर चुकी है उसे ख़त्म करने के लिए। तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी भी ट्रीटमेंट की, वो ईजिली ही ख़त्म कर देगा हमारी बॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी पहले से तैयार है हमारी बॉडी में, तो यही है वो। ठीक। द वैक्सीन इज़ आल्सो जनरेटेड मेमोरी बी और टी सेल। जो वैक्सीन हमारी बॉडी में जा रहा है वो क्या करता है, जनरेट करता है मेमोरी बी और टी सेल को। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी तो किसी भी मतलब पैथोजन या एंटीजन को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उसके पास कुछ मेमोरी रहेगा, जैसे बी सेल का, टी सेल का, तभी वो किसी पैथोजन को ख़त्म कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, दे रियोगनाइज द पैथोजन क्विकली। ठीक है, जो वैक्सीन होता है वो जनरेट कर देता है बी और टी सेल को। वैक्सीन क्या करेगा, उसमें पैथोजन है, हीट किल इनएक्टिवेटेड पैथोजन है, वो हमारे बॉडी में एंटर किया गया। ठीक है, वैक्सीन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू। फिर क्या होगा उस वैक्सीन में, तो यही है, फिर हमारी बॉडी में धीरे धीरे उसके अगेंस्ट क्या बनेगा, रिस्पॉन्स होने लगेगा, इम्यूनिटी बनने लगेगा, मतलब एंटीबॉडी बनने लगेगा। ठीक है, और जब हकीकत में वो सच में वही मतलब बीमारी, मतलब वही पैथोजन वही आए हमारे अंदर बीमारी करने के लिए, हमको ख़त्म करने के लिए, तो हमारी बॉडी पहले से इम्यूनिटी बना के रखी है उसे ख़त्म करने के लिए। क्यों हुआ, क्योंकि वैक्सीन में ही हमको इनएक्टिवेटेड या फिर हीट किल पैथोजन दे दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेमोरी क्रिएट हो गई है, जो बी और टी सेल। ठीक है, जिसकी वजह से जब नेचुरली वो मतलब सच में वो मतलब पैथोजन आएगा, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी, उसको एंटीबॉडी बना देगी और ख़त्म कर देगी क्विकली। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, पोलियो वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, डीपीटी वैक्सीन हो गया। जैसे पहले क्या होता था, पोलियो की वैक्सीन दी जाती थी, पोलियो का ड्रॉप नहीं होता था, पोलियो की वैक्सीन होती है। सीवियर केस में तो पोलियो की वैक्सीन ही दी जाती है और ड्रॉप भी है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन होता है, डीपीटी वैक्सीन होता है। ये सारी वैक्सीन दी जाती है ताकि इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या हो सके, एंटीबॉडी बन सके, और जब ये सच में इनके जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे, तो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से जो बना के रखी है उससे ख़त्म कर दें। ठीक है, वैक्सीन आर प्रोड्यूस यूजिंग डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को कहाँ से बनाते हैं, ईस्ट से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जो वैक्सीन है वो कैसे बने हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो ये वैक्सीन भी क्या होते हैं कि ये बने हैं डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन किससे बना हुआ है, ईस्ट से बना हुआ है, ये याद रहना चाहिए। ये जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो किससे बनी हुई है, ईस्ट से बनी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं पैसिव इम्यूनिटी पे। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक, ये इट इज डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन इट रिक्वायर्ड फॉर क्विक इम्यून। पैसिव से ही पता चल रहा है कि हमारी बॉडी का कोई रोल नहीं है उसमें, उसमें इम्यूनिटी में, वो बाहर से दी जा रही है। एक्टिव रहता तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर रही है एंटीबॉडी बनाने का या फिर रिस्पॉन्स देने का, लेकिन पैसिव है तो कहीं ना कहीं हमको इनडायरेक्टली बाहर से मिल रही है। ठीक है, इम्यूनिटी तो क्या है, इट इज़ अ डायरेक्ट इंजेक्शन, आपको डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है बाहर से, फ्रॉम प्री फॉर्म्ड पहले से बना हुआ एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन जहर। ठीक है, इट रिक्वायर्ड फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, जब आपको बाहर से दे दिया जाएगा तो आपके अंदर अगर कोई पैथोजन इंटर किया है या फिर कुछ हुआ है तो आप तुरंत उस जो पैसिवली आपने इम्यूनाइजेशन लिया है, वैक्सीन लिया है, तुरंत उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ये टाइम नहीं लेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस। मैंने कहा था ना कि उंगली कट जाए अगर किसी भी लोहे से तो आपको तुरंत टेटनस का इंजेक्शन 24 आवर्स में लगवाना पड़ता है। इसलिए लगवाना पड़ता है 24 आवर्स में ताकि जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ना कर पाए आपकी बॉडी में। ठीक है, आपकी बॉडी तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी तुरंत बना नहीं लेगी, तो इसीलिए प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी दिया जाता है ताकि उसके ग्रोथ को वहीं ख़त्म कर दें। जैसे स्नेक वेनम, ठीक है, सांप काट लेता है तो जहर अपना छोड़ देता है, ठीक है, बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि तुरंत इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी, उसके लिए आपको पहले से ही बना बनाया एंटीबॉडी देना पड़ेगा ताकि जो वो जहर है उसको ख़त्म कर दिया जाए।
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, मतलब सीजनल हो सकता है, या फिर बहुत लोगों को आप देखेंगे खेतों में जाते हैं तो एलर्जी हो जाती है, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा रश एरिया है जहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है वहाँ पे भी एलर्जी हो जाती है। तो आप एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। It is the X-aggregated response of the immune system to certain antigen present in the environment. X-aggregated का मतलब क्या है कि बहुत ढेर सारा रिस्पॉन्स आएगा हमारे इम्यून सिस्टम से, ताकि जो सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट में एंटीजन प्रेजेंट है उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक। एलर्जन क्या होते हैं, ठीक है। सब्सटेंस कॉजिंग एलर्जी, ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी को कॉज करते हैं इसे हम कहते हैं एलर्जन, ठीक है। जैसे कि माइट्स इन डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, एनिमल डेंडर हो गया। माइट इन डट्स मतलब जो माइट्स होते हैं उनमें जो डस्ट निकलता है वो हो गया। पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों को हो सकता है एलर्जी, जैसे एनिमल टेंडर की मतलब स्किन से जो डेड स्किन निकलती है हमारे बॉडी से भी देखिए कि डेड स्किन कभी कभी निकलती है ठंड वाले समय में, उससे भी बहुत लोगों को एलर्जी हो सकती है। एलर्जन क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एलर्जी को कॉज करते हैं, ठीक है। वो कॉजिंग सब्सटेंस है, उन्हें हम एलर्जन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं माइट्स इन डस्ट, ये जो डस्ट है एलर्जन है, इससे एलर्जी होता है। पॉलन से एलर्जी होता है, जैसे एलर्जन कह सकते हैं। एनिमल डंडर हो गया या फिर फर हो गया, इस सबको हम क्या कह सकते हैं, एलर्जन कह सकते हैं, क्योंकि इससे एलर्जी हो रही है। एंटीबॉडी प्रेजेंट अगेंस्ट इन द एलर्जन आर कॉल्ड IgE टाइप, ठीक है। जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है एलर्जन के अगेंस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, IgE, ठीक है। IgE बाइंड ऑन द मास्ट सेल टू रिलीज द केमिकल लाइक हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन फ्रॉम देम, ठीक है। जो IgE जो होता है बाइंड करता है हमारे मास्ट सेल में, हमारे सेल में जो WBC है उनमें जो एक सेल होता है उसमें मास्ट सेल होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके आके यहाँ पे बाइंड कर जाता है IgE, ठीक है, ये एंटीबॉडी, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, ये मतलब रिलीज कर सके केमिकल मास्ट सेल हिस्टामिन और सेरोटोनिन फ्रॉम देम। इट रिजल्ट द एलर्जिक रिएक्शन, ये क्या करता है, एलर्जी की रिएक्शन करता है, ठीक है। कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एलर्जी के, स्नीजिंग, नाक बहने लगती है कुछ लोगों की एलर्जी की वजह से, वाटरी आई, आंखों से पानी आने लगता है, ठीक है। रनिंग नोज, नाक बहने लगेगी, ठीक है, छींक आने लगेगी, स्नीजिंग का मतलब, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो गया, वीजिंग हो गया, स्किन रैशेस, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जब सांस लेते हैं तो कुछ साउंड आता है लाइक दिस, ठीक है। और स्किन में कुछ रैशेस पड़ने लगते हैं जैसे रेड, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, आंखों से पानी आएगा, ठीक है, और नाक बहने लगेंगे उसके, ठीक है। फ्लूइड मतलब म्यूकस डिस्चार्ज होने लगेगा वहाँ से, ठीक है। स्किन में रैशेस पड़ जाएंगे, छींकें आने लगेंगी, स्नीज करने लगेगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी, कैसे आप मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉज है एलर्जी के, ठीक है। द पेशेंट इज एक्सपोज्ड और टू इंजेक्ट विथ स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड द रिएक्शन स्टडी। अगर जैसे किसी के अंदर हमको एलर्जी देखना है कि कौन सी एलर्जी है, क्या है, तो क्या करते हैं कि पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, या तो उस जगह पे उसको लेके जाए जहाँ पे वो एलर्जन है, या तो फिर उसको इंजेक्शन के थ्रू दे दिया जाता है स्मॉल डोज किसका, एलर्जन का, ताकि स्टडी कर सके कि कैसी कौन सी चीज़ से एलर्जी हो रहा है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन हो गया, एड्रेलिन हो गया, स्टेरॉइड होता है, क्विक रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होगा, क्योंकि मास्ट सेल से निकल रहा है क्या, हिस्टामिन निकल रहा है, वहाँ से सेरोटोनिन निकल रहा है, तो जो कॉज कर रहा है एलर्जी को, लेकिन उसको रोकने के लिए हम क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन, ताकि हिस्टामिन को रोक दें। एड्रेलिन देंगे, स्टेरॉइड कुछ देंगे ताकि वो रिड्यूस कर दे जो सिम्टम्स है एलर्जी की, ख़त्म करे उसको, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यह है अस्थमा। अस्थमा इज ए रिस्पायरेटरी डिसीज ड्यू टू एलर्जी, ठीक है। रिस्पायरेशन वाले पार्ट में होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन में होता है अस्थमा, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और ये एलर्जी कॉज करता है, ठीक। Modern day lifestyle and protect the environment provided early in the life result a low immunity and more sensitive to allergen. So many people in the metro city suffer from the allergen asthma. जैसे कि क्या होता है आजकल का जो एक नया ज़माना आ गया है कि हम अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम खुद इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट से, डस्ट से, हर एक चीज़ से, कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, एलर्जन के अगेंस्ट। ताकि
हमें क्या होता है कि हम जैसे हम देखते हैं ना कि गाँव के बच्चे ज़्यादा एलर्जी, उनके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, एलर्जन के अगेंस्ट ज़्यादा इम्यूनिटी बनाए रहते हैं। और सिटी के बच्चे को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। इसलिए सेंसिटिव रहते हैं क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्टेड रहते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, अगर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे इन्वायरमेंट से तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। तो आप जब कभी भी ऐसे इन्वायरमेंट में जाएँगे जहाँ पे आप नहीं रह पाएँगे, जहाँ पे बहुत सारा डस्ट है, बहुत ज़्यादा एलर्जन प्रेज़ेंट है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है कि जो मॉडर्न डेज़ हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट किया जा रहा है एनवायरनमेंट से अर्ली लाइफ। जो स्टार्टिंग है, बच्चे अगर छोटे हैं तो छोटे से इनको ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से दूर रख रहे हैं। इनके अंदर क्या हो रही है, बहुत लो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और उनकी बॉडी क्या हो रही है, बहुत सेंसिटिव हो जा रही है एलर्जन के लिए। अगर वो धूप में भी जा रहे हैं तो बहुत सेंसिटिव स्किन हो जा रही है कि रैशेस आने लग रहे हैं, रेडनेस आने लग रहे हैं, तो दिक्कत होगा। इसीलिए जो सो मेनी पीपल चिल्ड्रन होते हैं इन मेट्रो सिटी सफ़र फ्रॉम द एलर्जी एंड अस्थमा। ज़्यादा करके जो शहर के बच्चे होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा कि उनको बहुत चीज़ों से एलर्जी है, उन्हें अस्थमा का भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्टेड है इन्वायरमेंट से। अगर आप बहुत ओवर प्रोटेक्टेड रहेंगे इन्वायरमेंट से तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी उतना डेवलप नहीं कर पाएगी, और जब आप उस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, आपको किसी ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी पढ़ते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक, ऑटो नाम से लग रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी का मतलब लगेगा कि सेल्फ इम्यूनिटी। ठीक है, क्या होता है, इन हायर वर्टिब्रेट्स memory based acquired immunity involved based on the ability to differentiate foreign organism from the self cell। क्या होता है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि इन्वॉल्व होती है बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेल्फ सेल। ठीक है, कि हमारे जो मतलब हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो डिफ्रेंशिएट कर लेती है कि सेल्फ सेल कौन सा है कि कौन फॉरेन पार्टिकल है, कि हमारा सेल कौन सा है, कौन बाहर का मतलब पार्टिकल है या एंटीजन है। ठीक है, सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन, कि जेनेटिक और अदर अननोन रीजन की वजह से क्या होता है, द बॉडी अटैक द सेल्फ सेल रिजल्ट इन डैमेजिंग टू द बॉडी, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती कि हमारा खुद का सेल है या कहीं बाहर का मतलब सेल है। ठीक है, या बाहर का कोई पैथोजन या कुछ है, हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, जैसे कि कुछ रीज़न दिया गया है कि जेनेटिक कुछ रीज़न हो सकते हैं या फिर कुछ अननोन रीज़न है, अभी उसके बारे में नहीं जाना गया है। ठीक है, द बॉडी अटैक कर देती है हमारे, क्या बॉडी किसको अटैक करती है, सेल्फ सेल पे, खुद के सेल पे ही अटैक कर देती है और डैमेज कर देती है बॉडी को। इसीलिए इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ये बीमारी है कि हमारी बॉडी खुद अपने ही सेल पे अटैक कर देगी, इम्यूनिटी दिखा देगी और हमारा ये सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा बॉडी का। जैसे एग्जांपल दिया गया है रिमेटाइड्स एथराइटिस। ठीक है, इसे एग्जांपल ये है, उसका एग्जांपल है रिमेटाइड अथराइटिस है। ठीक, इसका एग्जांपल है। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स का तो पहले फुल फॉर्म आना चाहिए, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इम्यून नहीं रहेगा, इम्यूनो रहेगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें एड्स में क्या होता है कि वायरल डिसीज़ है, बहुत ईजिली इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। एड्स का मतलब क्या है कि एक्वायर्ड करते हैं हम, ये एक्वायर्ड अपनी लाइफ स्टाइल में एक्वायर्ड करते हैं इसको। ठीक है, जीवन काल में। ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी मीन्स इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी हो जाती है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, ढेर सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये क्या होता है, एड्स का पहले फुल फॉर्म में यही होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक्वायर्ड किया जाता है, इम्यूनो मीन्स इम्यून में डिफिशियंसी हो जाती है इम्यूनिटी में, और सिंड्रोम का मतलब ढेर सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम की क्या है, डिफिशियंसी है, कमी हो जाती है हमारी इम्यून सिस्टम में। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। मैंने पहले ही बताया सिंड्रोम का मतलब ढेर सारे आपको सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय HIV। ये कॉज्ड होता है HIV के द्वारा। इसे बोलते हैं ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ए रिट्रोवायरस हैविंग RNA जीनोम। ठीक है, ये एड्स किसकी वजह से होता है, ये HIV की वजह से होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस HIV। ठीक है, एड्स जो होता है HIV वायरस की वजह से होता है, जो कि इसको रिट्रो वायरस का मतलब एक होता है ना कि ग्रुप उसके क्लास का। ठीक है, उसके मान लीजिए खानदान का है ये। रिट्रो वायरस एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है, उसके खानदान का मान लीजिए कि HIV है। ठीक है, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारी कॉज करता है एड्स।
ठीक है, डिसीज़ कॉज करता है। और इसका जो जीनोम है वो आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अमेरिका इन 1981। पहली बार एड्स को कहाँ देखा गया? अमेरिका में देखा गया, 1981 में देखा गया। इन द लास्ट 25 ईयर इट किल्ड ओवर 25 मिलियन पर्सन। अब मतलब पिछले 25 साल को अगर हम देखा जाए मतलब डाटा कि उसमें 25 मिलियन लोगों को एड्स हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, 25 ईयर का हम लास्ट 25 ईयर का डाटा देख रहे हैं, जिसमें हमें कितना देखने को मिल रहा है कि 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। किसकी वजह से? एड्स की वजह से। अब ट्रांसमिशन क्या है, किसकी वजह से ट्रांसमिट होते हैं? ठीक है, पहला सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई मतलब सेक्सुअल कॉपुलेशन हो गया या फिर कोई भी ऐसे संबंध हो गए जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ट्रांसमिट हो जाएगा इजीली। ठीक है, दूसरा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। देखिए, जब बहुत लोगों को क्या होता है कि ब्लड की प्रॉब्लम होती है तो उनको हमेशा मतलब ब्लड लेना पड़ता है हॉस्पिटल में जाके ब्लड। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रांसफ्यूजन हो सकते हैं कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से, कि आप ब्लड भी अगर किसी का ले रहे हैं तो ये देखिए कि वो HIV से फ्री है या फिर HIV कंटामिनेटेड है। ठीक है, तीसरा है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल। अगर किसी इंसान ने HIV पर्सन को नीडल मतलब इंजेक्शन लगाया गया और उसी सेम नीडल से किसी और इंसान को इंजेक्ट किया गया इंजेक्शन, तो फिर क्या होगा, उसका जो नीडल होगा इन्फेक्टेड हो गया है, तो फिर दूसरे इंसान अगर यूज़ कर लिया तो उसको वो ईजिली वो वायरस एंटर कर जाएगा उसकी बॉडी में और एड्स कॉज कर देगा। ठीक है, फोर्थ है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। जैसे बहुत सारी इन्फेक्टेड मदर भी हो सकती है, जैसे बहुत मदर्स के क्या होंगे, HIV इन्फेक्टेड होती हैं जो मदर, उनका क्या होता है कि जो प्लासेंटा है वो तो कनेक्ट होता है ना, ये प्लासेंटा वो कनेक्ट होता है किससे, फीटस से कनेक्ट होता है। ठीक है, यूमेरिकल कॉर्ड के थ्रू। तो जो अगर HIV मदर को हुआ तो उसकी जो फीटस है उसको भी HIV हो जाएगा। ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू। तो ये सारी ट्रांसमिशन है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखना है। ठीक है, दूसरा ये है कि जो भी ट्रांसफ्यूज़न करा रहे हैं ब्लड का या ब्लड रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको देख लीजिए कि वो कैसा है, वो HIV फ्री है या फिर कंटामिनेटेड है। तीसरा कि जो भी निडल आप यूज़ कर रहे हैं, वो पहली बात तो कोई इंसान अगर एक निडल यूज़ कर लिया इंजेक्शन का, ठीक है, तो दोबारा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यूज़ हो भी रहा तो आप ये ज़रूर देखिए कि वो किसको दिया गया, इन्फेक्टेड है क्या है, ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा सही है। फोर्थ ये है कि जो इन्फेक्टेड मदर है उसके चाइल्ड को भी HIV हो सकता है प्लासेंटा के दौरान। ठीक है, अब हाई रिस्क किसको है, सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है कि HIV हो सकता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, हाई रिस्क पर्सन फॉर गेटिंग HIV। ठीक है, पहला क्या, इंडिविजुअल विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, कि ऐसा इंडिविजुअल जो बहुत सारा सेक्सुअल पार्टनर बनाया है। ठीक है, ये हाई रिस्क है HIV का। ठीक है, दूसरा है ड्रग्स एडिक्ट हु टेक ड्रग इंटरवेनसली। जैसे बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं तो क्या करते हैं, इंटरवेनस इंजेक्शन को क्या करते हैं, इंटरवेनस में डाल के यहाँ पे वेनस में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। तो वो निडल, मान लीजिए कोई ड्रग्स ले रहा है, उसका फ्रेंड भी ड्रग्स ले रहा है, तो उसने क्या किया, अपने यहाँ पे इंटरवेनस में इंजेक्ट खुद से इंजेक्ट कर लिया ड्रग्स को। तो वही सेम निडल दूसरे ने यूज़ कर लिया, मान लीजिए उसको HIV हुआ है उस पर्सन को, तो दूसरे को भी इन्फेक्ट हो जाएगा, उसको भी HIV हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है इंडिविजुअल हु रिक्वायर रेपिटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसे इंडिविजुअल जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है, ब्लड कैंसर, उसको खून की ज़रूरत रहेगी बार बार, या किसी को एनीमिया है या बहुत ब्लड रिलेटेड जो भी थैलेसेमिया है प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा, उसको ट्रांसफ्यूजन हमेशा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा कि वो ब्लड जो है HIV फ्री है या फिर कंटामिनेटेड है। चौथा है चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। ऐसे बच्चे जो इन्फेक्टेड मदर, जो HIV इन्फेक्टेड मदर हैं उनसे पैदा होते हैं तो उनको भी HIV एकदम होता है, हाई रिस्क है। ठीक है, अब कुछ दिया गया है, HIV इज़ नॉट स्प्रेड बाय टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे किसी इंसान को HIV हो तो आप उसको हाथ मिला रहे हैं या फिर नॉर्मली उससे मतलब उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, मतलब नॉर्मल बाहर से टच में है, तो उससे HIV नहीं स्प्रेड होगा। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। जब उसका बॉडी फ्लूइड दूसरे इंसान के बॉडी फ्लूइड से मैच करेगा, मिलेगा, तभी होगा। तभी तो कहा गया है कि ज़्यादा जिनको इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूरी बना के रखो। कोई भी मतलब ऐसा फ्लूइड रिलेटेड ऐसा कुछ ना हो, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट ना रहे या फिर कोई ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है उसका निडल कोई दूसरा इंसान ना यूज़ कर ले। ठीक है, और ना ही कोई मतलब किसी भी तरीके का ना मतलब कंटामिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट उससे ले, मतलब HIV पर्सन से मतलब जो फ्लूइड रिलेटेड है, जैसे कि बॉडी के फ्लूइड है उससे रिलेटेड दूर रहे। ठीक है, और जो मदर है, इन्फेक्टेड मदर है, उनका जो बच्चा होगा वो भी HIV से मतलब इन्फेक्टेड होगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेप्लिकेशन कैसे कर रहा है रेट्रोवायरस। ठीक है, ये रेप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं रेट्रोवायरस, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। रेट्रोवायरस, जो रेट्रोवायरस के खानदान का HIV वायरस है। ठीक है, तो रेट्रोवायरस में क्या होते हैं कि जो बाहर वाले होते हैं, वायरस का देखिए क्या स्ट्रक्चर होता है। ये बाहर का क्या होता है, प्रोटीन की कोट होती है, प्रोटीन का बना होता है, और अंदर क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे DNA होगा चाहे RNA, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, नॉर्मल ये प्रोटीन की कोटिंग होगी और उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल या तो DNA या तो RNA प्रेजेंट होगा। तो ये रेट्रोवायरस है जो कि वायरल RNA कोर है, इसके अंदर वायरल RNA है जो कि मतलब यही इन्फेक्शन करेगा या इन्फेक्टेड करेगा सेल को। ठीक है, बाहर क्या है, वायरल प्रोटीन कोट है। ठीक है, ये वायरस इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल को। ये वायरस का सेल है, वो आएगा नॉर्मल सेल को कहाँ इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ये मान लीजिए होस्ट का सेल है। ठीक है, ये पूरा बड़ा सा जो ये है ये होस्ट का सेल है। ठीक है, क्या होता है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल जैसे ये है ना, उसका RNA जेनेटिक मटेरियल बस इसको रिलीज करेगा, बाकी जो प्रोटीन वाला कंटेंट है वो सेल के बाहर रहेगा। ठीक, इस तरीके से ये एनिमल सेल है, उसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल, यहाँ पे जो उसका RNA है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेल में। ठीक है, वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पहले आप ये जानिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता क्या। जैसे क्या होता है, DNA से अगर DNA बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, खुद को बढ़ा रहा है। या चाहे RNA से RNA बनेगा। ठीक है, RNA से क्या बन रहा है, RNA, तो भी रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर DNA से RNA बन रहा है, DNA से क्या बन रहा है, RNA, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और RNA से प्रोटीन बन जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये जेनेटिक्स वाली यूनिट में आप पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब उल्टा हो रहा है, किसका, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन किससे होता है, यहाँ पे क्या होता है, DNA से क्या बनता है, RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन रिवर्स में क्या हो जाएगा, RNA से क्या बनने लगेगा, DNA। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यही होता है कि RNA से क्या बनने लगेगा, DNA बनने लगेगा। तो ये लिखा गया वायरल DNA। वायरल DNA क्यों लिखा गया, अब ये आप मत सोचिए कि होस्ट का DNA, नहीं, ये होस्ट का DNA नहीं है। ये जो वायरस का जो RNA था उसने क्या किया है, DNA बनाया है, तो इसीलिए बोला गया है इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, वो होस्ट जो वायरल RNA है वो होस्ट की बॉडी में गया और उसने अपना खुद का DNA बनाया। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से, तो ये क्या होगा कि ये जो वायरल DNA होंगे, तो अब होस्ट की बॉडी यही सोचेगी कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वायरल DNA उसी का है। RNA रहेगा तो कहीं ना कहीं उसको शक हो जाएगा कि उसके सेल में कुछ इंटर किया है, तो उसकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत चोर टाइप के होते हैं रेट्रोवायरस। क्या करते हैं कि अपना ही जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेते हैं होस्ट के बॉडी में जाने के लिए, उसके जेनेटिक मटेरियल जैसे दिखने के लिए, ताकि बॉडी डिटेक्ट ही ना कर पाए कि ये बाहर से आए हुए हैं। बॉडी को ये फील कराते हैं कि हम उन्हीं के लोग हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये वायरल DNA जो होता है इनकॉर्पोरेट करता है होस्ट के जीनोम के। अब ये तो साइटोप्लाज्म में सारा मटेरियल भरा होगा। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ये DNA होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि DNA से भी RNA बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, कि जो ये वायरल DNA है, इस वायरल DNA से क्या बन रहा है, वायरल RNA बन रहा है, तो कौन से प्रोसेस से होगा, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये वायरल RNA है उनसे क्या बन रहा था, वायरल DNA, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा नॉर्मल, यहाँ पे क्या हो रहा है, वायरल DNA से क्या बन रहा है, वायरल DNA से बन रहा है क्या, वायरल RNA बन रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ वायरल RNA से वायरल DNA बन रहा है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, नए वायरल RNA जो होते हैं प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं इन्फेक्टेड सेल से, ये सेल इन्फेक्टेड है ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे न्यू वायरसेस प्रोड्यूस, उसने अपने ढेर सारे बच्चे पैदा कर लिए, पूरा खानदान यहाँ बना दिया, इसलिए ताकि ढेर सारे जब उसके प्रोजेनी आ जाएंगे, नए वायरस बन जाएंगे, फिर ये जाएंगे किसी दूसरे सेल को, जो होस्ट के सेल में एक ही सेल नहीं है ना, हज़ारों करोड़ों सेल भरे हो, तो उन दूसरे सेल को जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मशीनरी हो गई, ये एक मशीनरी है। ठीक है, वो प्रोडक्शन कर रहा है अपनी जनसंख्या, क्योंकि मतलब जो वायरस होते हैं वो खुद तो नहीं मतलब अपने प्रोजेनी बना सकते, क्योंकि उनके पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होते, इसीलिए तो इनको कहीं भी किसी भी किंगडम, किसी भी फाइलम में कहीं भी जगह नहीं दिया गया है, इनको एकदम बाहर रखा गया है। ठीक है, अगर सेल के मतलब बाहर रहेंगे, किसी भी होस्ट के बाहर रहेंगे, तो ये मरे हुए रहेंगे, और जैसे ही किसी होस्ट में इंटर करके तो ये लिविंग हो गए, उनमें जान आ गई। ठीक है, इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि जिंदा है या मरा हुआ है। ठीक है, होस्ट के बाहर है
तो नॉन लिविंग है, और होस्ट के अंदर इंटर कर गए तो लिविंग हो गए, तो सारे फीचर्स दिखाने लगेंगे एक लिविंग सेल की तरह। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने ढेर सारे प्रोजेनी बना लिए, और यही ढेर सारे जो उनके नए वायरस बने हैं वो जाके इन्फेक्ट करेंगे अदर सेल से। फिर यही सारे प्रोसेस होंगे अपने, और जो ये सेल होगा ये डेथ नहीं होगा, इसकी सेल की डेथ नहीं होगी, ये मशीनरी काम करेगा, ये प्रोडक्शन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, इन्फेक्टेड है लेकिन प्रोडक्शन करता रहेगा। चलिए, यहाँ पे दिया गया है लाइफ साइकिल ऑफ HIV की कैसे क्या होता है। ठीक है, एक नॉर्मल सी साइकिल दी गई है। HIV इंटर करता है बॉडी में, ठीक है, टू ये मैक्रोफेज सेल, उसे हम HIV फैक्ट्री कहते हैं, जहाँ पे ये सारे ढेर सारे बन रहे हैं ये वायरस। ठीक है, ये क्या हो गया, फैक्ट्री जैसा काम कर रहा है ना ये सेल। ये कौन सा सेल होगा, ये मैक्रोफेज सेल होगा। ठीक है, तो मैक्रोफेज जो कि एक्ट करेगा HIV फैक्ट्री की तरह। यहाँ पे RNA जीनोम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा टू फॉर्म ए वायरल DNA। ठीक है, किससे बना रहे हैं, RNA से क्या बना रहे हैं, वायरल DNA बना रहे हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, और प्रोसेस क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट सेल। जो वायरल DNA होगा, पहले उसने क्या किया, वायरस ने क्या किया, उसको पता है कि उसका जीनोम क्या है, RNA होगा, वो डायरेक्टली होस्ट के DNA को नहीं मार सकता या नहीं उससे कुछ काम करा सकता है, वो मारेगा नहीं, उससे बस उसको अपना काम निकलवाना है। वो अपने आप को बहुत ग्रो कराएगा, ग्रो इन द सेंस कि वो अपने प्रोजेनी ढेर सारे अपने जैसे वायरस बनाएगा। ठीक है, वो चाहता है। तो उसका जो जीनोम है RNA है, उसने देखा कि होस्ट का जो जीनोम है DNA है, तो उसने सोचा कि मैं क्यों नहीं है होस्ट के DNA जैसा बन जाता हूँ, ताकि होस्ट को लगेगा कि मैं उसी का जैसा हूँ। वो जिस तरीके से अपने आप को बढ़ा रहा है, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, वैसे मुझे भी रेप्लिकेट कर दे, वो यही सोचेगा ना। तो उसने क्या किया है कि जो RNA जीनोम होता है वो रेप्लिकेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू फॉर्म ए वायरल DNA। ठीक है, वो वायरल DNA बनाता है। द वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट DNA। जो वायरल DNA उसने बनाया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने से, ठीक है, वो क्या करेगा, होस्ट के DNA के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा, उसके साथ हेल्प करेगा काम कराने में। क्या काम कराने में, अपना प्रोजेनी बढ़ाने में। ठीक है, वायरस। द इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूसेस, ठीक है, वायरस पार्टिकल। अब इन्फेक्टेड सेल को थोड़ी ना पता है कि वो जो प्रोजेनी बढ़ा रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो क्या है, इन्फेक्टेड पार्टिकल। उसको नहीं पता, उसको तो लगेगा कि ये जो वायरल DNA ये हमारा ही पार्ट है, हम जिस तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं इस तरीके से ये भी रेप्लिकेट करेगा, उसको ये लगेगा। लेकिन उसे नहीं पता है कि ये वायरल RNA खुद को बदल दिया है वायरल DNA में। ठीक है, तो जब वो रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, तो क्या बढ़ाएगा, ठीक है, वो इन्फेक्टेड सेल में अपने वायरस के पार्टिकल, वायरस को बढ़ाएगा। ठीक है, अपने वायरस के प्रोजेनी को बढ़ाएगा। HIV इंटर इनटू हेल्पर T सेल या फिर TH लिम्फोसाइट बोलते हैं। यही जो HIV होता है, मैक्रोफेज क्या है, ये फैक्ट्री जैसा काम करेगा, HIV फैक्ट्री की, यहाँ से बनने का प्रोडक्शन होगा। अरे कहीं तो माल जाएगा। ऐसा तो होता नहीं कि किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में कोई सामान बन रहा है तो वहीं पे बिकेगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो बस मैन्युफैक्चर होता है। तो जो HIV वायरस के जो ये मतलब HIV वायरस कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, किसकी मशीनरी में हो रहे हैं, ये हो रहे हैं मैक्रोफेज के, इसीलिए इसको कहते हैं HIV फैक्ट्री। ठीक है, और यही HIV फैक्ट्री से ढेर सारे जो निकले हुए हैं वायरस, ये कहाँ पे अटैक करेंगे, किसको मारने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे T सेल को, इसे बोलते हैं TH लिम्फोसाइट। ठीक है, ये TH लिम्फोसाइट ये क्या करता है, T सेल हमको क्या करता था, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता था T सेल। ठीक है, हमारी बॉडी में। और क्या होता है, इसको हेल्पर T लिम्फोसाइट को ख़त्म करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। ये एंटीबॉडी तो नहीं बना रहा था, लेकिन ये जब B सेल जो थे एंटीबॉडी बना रहे थे, वो हेल्प कर रहा था। ठीक है, कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्या होता था, T लिम्फोसाइट हेल्प करता। तो ये क्या कर रहे हैं, T लिम्फोसाइट को ही ख़त्म कर रहे हैं, मार दे रहे हैं। ठीक है, रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, अपने आप को रेप्लिकेट करे जा रहे हैं वो, और अपने ढेर सारे बच्चे बना रहे हैं। ढेर सारे वायरस के प्रोडक्शन है, 1 से हज़ारों करोड़ों बन रहे कि बॉडी में जितने सेल है सब पे अटैक कर दो। ठीक है, अटैक अदर TH सेल, मतलब लिम्फोसाइट सेल को अटैक कर दो। ठीक है, TH सेल जब बॉडी में कम हो जाएंगे, जब T लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे, तो बॉडी खुद ही वीक फील करने लगेगी, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, तो इस इंसान के अंदर क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, एड्स का पेशेंट हो जाएगा वो। तो उसकी मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम आएंगे, फिर उसको क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन एड्स ऐसी बीमारी है कि आप मेडिकली क्या होगा, ट्रीट तो करेंगे, लेकिन आप इस बीमारी से बच नहीं सकते हैं। आप थोड़ा सा ठीक हो सकते, इलाज है इसका, लेकिन मौत से नहीं बच सकते। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस
पीरियड के दौरान, कौन से पीरियड, जब यहाँ पे TH सेल जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, अब वीकन हो गई, एकदम इम्यूनिटी कम हो गई, तो क्या होता है, पर्सन सफ़र फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। पर्सन के क्या होगा, फीवर होगा, उसको डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा, और वेट लॉस, उसका वेट लॉस कम हो जाएगा, ठीक है, वेट कम हो जाएगा। ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ TH सेल he may be infected with mycobacterium, viruses, fungus, parasite like टैक्सोप्लाज्मा, ठीक है। जब लिम्फोसाइट सेल उसकी बॉडी में कम हो जाएंगे, टी लिम्फोसाइट सेल, उसको और भी बीमारी होंगी, अदर जो मतलब सराउंडिंग में और भी पैथोजन प्रेजेंट होंगे, उसको वो इन्फेक्ट ईजिली कर लेंगे, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पहले से ही कम है, उसकी बॉडी में अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है मशीनरी वाला, ठीक है, कि HIV वायरस घुस चुका है, उसका ढेर सारे बच्चे बन रहे हैं और सेल पे अटैक कर रहे हैं, वो पहले से ही वीक है, तो जो उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास जो और भी पैथोजन है, वो ईजिली उसकी बॉडी में एंटर कर लेंगे, और उसकी इम्यूनिटी तो वीक है, तो क्या करेंगे, बीमारी और भी बढ़ा देंगे, और उसको मजबूत करने की जगह उसको क्या करेंगे, वीक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी तो कमज़ोर है, तो जो भी डिसीज़ आएगा तो उसको कहीं भी उसको एंटीबॉडी या कहीं से इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगा, तो जो बाहर से जितने सारे, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, जैसे कुछ वायरसेस हैं, कुछ फंगस हैं, इनके द्वारा अगर कोई बीमारी कॉज होगी, हो जाएगा, जैसे एक पैरासाइट है, जैसे टैक्सोप्लाज्मा कहते हैं, इसके द्वारा जो भी बीमारी होगी वो इंसान को, HIV पेशेंट को ईजिली हो जाएगा, उससे वो बच नहीं पाएगा, ठीक है। डायग्नोसिस, कैसे पता करें कि इंसान को HIV ही हुआ है, क्या पता कोई और बीमारी भी हो सकती है ना, कैसे पता करें, तो इसको एलिजा टेस्ट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है, एलिजा टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है, उसको लेके जाते हैं इस टेस्ट के लिए। ट्रीटमेंट क्या है, एंटी रिट्रो ड्रग्स आर पार्शली इफेक्टिव, दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट यही है कि उसको एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, कि जो रेट्रोवायरस उसके बॉडी में इंटर किए गए हैं, उसके अगेंस्ट बस ड्रग्स दिए जाते हैं, ये पार्शली इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, बहुत थोड़ा मोड़ा इफेक्टिव होते हैं, ये केवल उसकी उम्र को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको मतलब पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते, उसको मतलब उसको मौत से नहीं बचा सकते, उसकी डेथ तो कन्फर्म है कि डेथ होगा, एड्स से उसको डेथ होगा, लेकिन उसको बस क्या होता है कि उसकी जो ड्यूरेशन है, लाइफ पीरियड, उसके थोड़ी जीने की जो कुछ दिन है, उसको बस बढ़ा देंगे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, आप एड्स से कैसे, मतलब कौन कौन से ऐसे लोग हैं, मतलब कौन कौन से ऐसी कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिवेंट कर रही हैं, एड्स में हेल्प कर रही हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद प्रिवेंट कर सकते हैं एड्स ना हो, ठीक है। एजुकेटेड पीपल अबाउट द एड्स थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाको, जिसको बोलते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NGOs वगैरह चलते हैं, WHO है, ये सब जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो लोग क्या करते हैं एड्स के बारे में, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, नाको हो गया, NGO हो गया, WHO हो गया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा मतलब एड्स के बारे में जागरूक करते हैं, बताते हैं लोगों को कैसे हमको इस बीमारी से बचना चाहिए, क्या क्या ऐसे प्रिकॉशन करना चाहिए जिससे ये बीमारी किसी को ना हो, अगर किसी को हो तो हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, या फिर क्या क्या ऐसे चीज़ें लेना चाहिए जिससे इंसान की मौत तो होगी लेकिन कुछ ट्रीटमेंट हो जाए, ताकि उसको कुछ राहत तो मिले, ठीक है। और यहाँ पे NGO वगैरह चलाते हैं, इसे बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहता, ये मतलब प्राइवेट है, लेकिन ये भी हेल्प करता है एड्स को मतलब पूरी तरह अवेयर करने में लोगों को, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी हेल्प करता है, ठीक है। मेक ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक सेव फ्रॉम HIV, जो भी आप ब्लड बैंक से ब्लड ले रहे हैं, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया सीवियर, या किसी को खून की कमी हो गई, तो उसको ब्लड की ज़रूरत होगी, तो आप ब्लड बैंक से जब भी ब्लड ले रहे हैं तो आप ये श्योर करके देखिए कि वो HIV फ्री है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस इंसान को तो HIV नहीं हुआ है, उसको तो ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का पहले से ब्लड रखा गया है सैंपल में, तो उसको लेना है, तो उसको देखना पड़ेगा ना कि वो HIV फ्री है कि नहीं। अगर मान लीजिए उसके बॉडी में एंटर चला गया HIV कंटामिनेटेड ब्लड, तो उसको भी हो जाएगा एड्स ईजिली, ठीक है। यूज डिस्पोजल निडल एंड सिरिंज, जो भी निडल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो भी सिरिंज यूज़ करें, इंजेक्शन वगैरह जो भी यूज़ किया जा रहा है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एक बार यूज़ करें दोबारा इसको फेंक दें, ठीक है, ताकि वो कंटामिनेटेड ना रहे, किसी भी इंसान को किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में कोई भी ऐसी बीमारी ना फैले, ठीक है। एडुकेट सेफ सेक्स एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम, कि उनको मतलब जागरूक करें, उनको बताएं लोगों को कि सेफ सेक्स कैसे करें, मतलब यूज़ करें कॉन्डोम को, कि ताकि जो जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं वो ट्रांसमिट ना हो पाए, ठीक है। फोर्थ ये है कंट्रोल द ड्रग्स अब्यूज़, बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं तो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं ना, इंजेक्शन लगाते हैं सिरिंज
फिर उसी से लेते हैं। अब पता नहीं उस इंसान को HIV है कि क्या है। दूसरा वही अगर निडिल या सिरिंज यूज़ कर लिया ड्रग्स अब्यूज़ करते समय तो उसको हो जाएगा। तो वो कंट्रोल करना चाहिए ड्रग्स अब्यूज़ को, ठीक। रेगुलर चेकअप फॉर द HIV इन सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन। अगर किसी को शक हो रहा है कि उस सामने वालों को HIV है या फिर कुछ डाउट है HIV से रिलेटेड, तो तुरंत जाइए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट कीजिए, ताकि अगर कुछ ऐसा हो रहा है या फिर चेकअप कराइए, ताकि क्योंकि HIV में क्या होता है कि ये वायरस तो एंटर कर जाता है बॉडी में, ठीक है, होस्ट के। इसका जो सिम्टम्स है ना 5-10 साल बाद देखने को मिलेंगे, और ये जो बीमारी है ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि 10-20 साल बाद आपको पता चलेगा कि हाँ HIV इन्फेक्टेड पर्सन है। ये ऐसा है कि सिम्टम्स इसके बहुत बाद में आएंगे, फिर डिसीज़ आपको बाद में पता चलेगी, क्योंकि हमको कोई भी बीमारी तब पता चलती है कि जब आपको सिम्टम्स दिखते हैं। आपको नहीं पता कि आपको फीवर है क्या है, लेकिन जब आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसका पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है, ठीक है। तो ये ऐसी बीमारी है कि इसका जो सिम्टम्स या फिर इसके जितने भी मतलब फैक्टर ऐसे हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये बीमारी है, ये कुछ टाइम बाद पता चलते हैं। अगर थोड़ा भी शक हो रहा है, जैसे इनिशियल स्टेज में अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि HIV है या फिर कोई और जैसी बीमारी है, तो आप ज़रूर इसका चेकअप कराएं, ठीक है। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं शॉर्ट नोट्स हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।